चलिए देखते हैं आज का रेशियो, जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियो या उसी को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इस रेशियो को पढ़ने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पीएल की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके साथ साथ बैलेंस शीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब कि किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लीट जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उन सब का ज़रूरत यहाँ पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने दो रेशियो पढ़ा था, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। चाहे लिक्विडिटी रेशियो पढ़े हैं चाहे सॉल्वेंसी रेशियो पढ़े हैं, वो बैलेंस शीट के ही इन्फॉर्मेशन से सॉल्व हो गया था, वहाँ पर पीएल की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ था। लेकिन जब हम एक्टिविटी रेशियो में आएंगे तो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें पीएल के भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो निकाले जाएंगे। तो एक्टिविटी रेशियो को पढ़ते समय सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को निकालेंगे, उसके बाद सीखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर देखेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, फिर देखेंगे फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, फिर देखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये क्लियर हो गया। 5 रेशियो हम निकालेंगे एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत, जिसमें से सबसे पहला हमारा जो होगा वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होगा उसकी बात करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते थे। मतलब आप लोग क्लास 11th में जब फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो फाइनल अकाउंट में आपको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला होगा ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम बनाते समय। उसी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही कंपनी एक्ट में कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। हमें जो प्रैक्टिस करना है वो कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से करना है। कहीं पर भी कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे देगा तो समझ जाइएगा वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहा है। डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा उसकी भी बात करेंगे। तो जब एवरेज इन्वेंट्री निकालने की बात होगी तो आपके क्वेश्चन में 2 साल का इन्वेंट्री दिया रहेगा, उन्हीं दोनों सालों की इन्वेंट्री को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो एवरेज इन्वेंट्री कहलाएगा। तो अभी हम लोग सीखते हैं कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर बुक में दिया है तब तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो निकालेंगे कैसे। तो देखिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। और सीखेंगे कैसे तो उसके लिए थोड़ा सा आप बैक में जाएंगे और याद करिए क्लास 11th में आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे। जिसको जिसको नहीं आता है उन लोगों को थोड़ा सा याद होने के लिए बता देते हैं। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखे थे। डेबिट साइड में सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक के साथ नेट परचेज लिखते हैं। नेट परचेज, जहां पर भी परचेज के आगे नेट लग जाए या सेल के आगे नेट लग जाए तो समझ जाइएगा रिटर्न को माइनस करने के बाद का है। जैसे यहाँ नेट परचेज लिखे हैं तो इसका मतलब है कि जितना भी परचेज किया गया होगा उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद का है। ये बात क्लियर हो गया। नेट परचेज माइनस नेट परचेज, परचेज रिटर्न को परचेज से माइनस करने के बाद का होता है। इसके बाद आप लोगों ने 2 करके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाने वाले सभी एक्सपेंस के नाम को लिखे होंगे। और अगर आपको नहीं याद है कि कौन से एक्सपेंस आते हैं तो ऐसे समझिएगा किसी भी गुड्स को परचेज करने से लेकर के
अपने गोडाउन में रखने तक से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे होते हैं। अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या हो सकता है, वेजेज होगा, कैरीज ऑन परचेज होगा, गोडाउन का रेंट होगा, फैक्ट्री का रेंट होगा, फ्यूल, पावर, गैस, ये सब होगा। तो इन सभी खर्चों को हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो उसका एक कॉमन नाम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं एक कॉमन नाम से? डायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सभी एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर शो कर देंगे। हो गया। इसके बाद क्रेडिट साइड में सेल्स को दिखाते हैं और अगर कुछ सेल्स रिटर्न रहता है तो उसको माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब नेट सेल्स को लिखते हैं क्रेडिट में, है कि नहीं? और याद करिए क्रेडिट साइड में ही आप लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को भी रखा होगा। इतनी इंफॉर्मेशन रखने के बाद क्लोजिंग स्टॉक को मोस्टली केस में आपने देखा होगा क्लोज कर दिया जाता है। यह बात समझ में आया कि नहीं आपको? जब आप इसको क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है और डेबिट साइड का बैलेंस कम होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि इसको जोड़ करके उसमें से इसे माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया है कि नहीं आया है? बोलिए। अब जरा आप बताइएगा, अगर हम कुछ टाइम के लिए पूछें आपसे कि क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में क्यों दिखाया जाता है, तो आंसर आपका क्या होगा? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप सही प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का 12 मंथ का एक्सपेंस और 12 मंथ का इनकम दिखाइए, तभी आप सही प्रॉफिट उसका निकाल पाएंगे। ये बात क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स। जो गुड्स आपने ड्यूरिंग द ईयर में परचेज किया, वो गुड्स अगर नहीं बिक पाया तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप 10,000 रुपए का गुड्स परचेज करें और वो गुड्स उस ईयर में ना बिक पाए तो क्या वो उस ईयर का एक्सपेंस है? आपने जिस डेट को परचेज किया था उस डेट को परचेज बना करके एक्सपेंस अपना बना दिया था, लेकिन एंड ऑफ द ईयर की डेट तक भी आकर के आप वेट किए और वो सामान नहीं बिक पाया, तो सामान बिकेगा कब? अगले साल जा करके। अगर वो सामान अगले साल बिकेगा तो उस सामान को खरीदने में जो भी पैसा आप खर्च किए होंगे वो खर्चा भी तो अगले साल का माना जाना चाहिए, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल की रेवेन्यू जनरेट जिस आइटम से हो उस आइटम के ऊपर जितना एक्सपेंस हो उसको उसी ईयर में दिखाइएगा। एक साल की इनकम एक साल का एक्सपेंस दिखाइएगा, ये बोलता है। तो अगर आपने 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया था तो जिस डेट पे परचेज किया उस डेट पे आपने परचेज के नाम से एक्सपेंस दिखा दिया। जब साल के अंत में वो सामान बिका ही नहीं तो वो उस ईयर का तो एक्सपेंस कहलाएगा नहीं, तो एक्सपेंस को करना पड़ेगा खत्म। उतने रुपए से एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? तो खत्म करने के दो तरीका, या तो डेबिट से माइनस करिए या तो अपोजिट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली अपोजिट में जाता है ना, तो कुल मिला के ये भी एक्सपेंस का एक पार्ट था जो कि साल के अंत में जाके एक्सपेंस को कैंसिल कर देता है। ये बात समझ में आया? ये पार्ट किसका कहलाया? तो हम कह सकते हैं कि ये सब एक ही थाली के हैं। तो कुछ गलत बात होगी क्या? सब लोग एक ही थाली के हैं। ये भी इन्हीं साइड के लोग, इन्हीं साइड के थे, बस चले उधर गए थे गलती से। तो चले उधर गए थे तो हम उसका कॉन्सेप्ट सीखे और रीजन के साथ इनको भी अंडरलाइन करके इधर लेकर के चले आए। ये बात क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर में बेचा है, जो भी बेचा था वो आपकी इनकम थी और उससे रिलेटेड ये सारे एक्सपेंस थे। इन सारे एक्सपेंस को माइनस किए तो क्या निकल के आया? ये बात समझ में आया कि नहीं? जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर में सेल किया है
उससे रिलेटेड ये सब एक्सपेंस है कि नहीं? तो दूसरी भाषा में हम बोलें कि ये सारे एक्सपेंस माल को बेचने से रिलेटेड है, बोल सकते हैं कि नहीं? तो उसको इंग्लिश में हम बोल दें कि ये कास्ट जो है किससे है? सेल्स से है। ये कास्ट किससे है? सेल्स से है। क्या सेल्स है? गुड्स सोल्ड है, कहा गया यहाँ है, गुड्स को सोल्ड करने से है। तो उसको हम एक नाम दे दें, कास्ट ऑफ। ये बात समझ में आया? कास्ट ऑफ, और उसी को आप किस नाम से जानने लगे? बात समझ में आया? तो हम कहें कि कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या फार्मूला होगा? तो आप कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट माइंड पे ओपन हो जाएगा, तो कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। और नहीं मालूम होगा तो खाली मुंह उठा के पड़ोस वाले में झांकिएगा और क्या कर लेंगे? भाई नहीं आएगा तो नकली तो मारेंगे, है कि नहीं? तो फीस दिए हैं पढ़ने के लिए, पड़ोसी में झांकने के लिए नहीं। जोड़ करके क्या माइनस कर देना है? क्लोजिंग, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? जो आएगा वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बात क्लियर हो गया? कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। आपके क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तब तो इस फार्मूले पे आप कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे। और मान लीजिए पूरे क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन ही गायब कर दिया है, इसकी जगह पर क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हो और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो। क्या दिया हो? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो। और तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही तो है। दूसरी भाषा में ये भी तो बोल सकते हैं, इनके और इनके बीच का डिफरेंस ये है। तो अगला फार्मूला कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम ये भी कर सकते हैं, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं? दूसरा फार्मूला होगा हमारा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तब तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट में देकर के लॉस दिया हो तब क्या करेंगे? तब उस केस में नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस कर देंगे। तो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। जब हमें कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा तो कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह पर उसकी अमाउंट को रख देंगे। फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगा? इन्वेंट्री निकालने के लिए हमने कहा जिस ईयर में आप रेशियो निकाल रहे हैं उस ईयर की इन्वेंट्री प्लस प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्री ले करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या निकल के आएगा? तो हम अगर कहें कि एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, जिस ईयर में आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है उस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक प्लस पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक न लिख करके आप उसको ओपनिंग लिखें। चाहे तो आप क्लोजिंग ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें आपको ईयर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही क्लोजिंग स्टॉक को करंट ईयर का क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो आप चाहें इस साल का क्लोजिंग स्टॉक प्लस पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जोड़ कर डिवाइड बाई 2, या इस साल का ओपनिंग स्टॉक और इसी साल का क्लोजिंग स्टॉक जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई स्टॉक को ही अब हम लोग किस नाम से बोलने लगे हैं? इन्वेंट्री के नाम से बोलते हैं। पहले 1956 में, मतलब कंपनी एक्ट 1956 जब चल रहा था तो स्टॉक के नाम से जाना जाता था अनसोल्ड गुड्स को, उसी को अब इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। तो घुमा घुमा के अगर कहीं भी क्वेश्चन में मिले तो आप वर्ड को लेकर के परेशान ना होइएगा। कुछ लोगों के बुक में स्टॉक के नाम से लिखा हुआ मिलेगा, कुछ लोगों के बुक में इन्वेंट्री के नाम से मिलेगा। जिसके में जो मिले वही प्रेजेंटेशन करिएगा। फिलहाल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। अगर यहीं पे हम ऐसे लिख दें क्लोजिंग इन्वेंट्री
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करेंट ईयर डिवाइड बाई, ये फार्मूला लिख देंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ टीचर डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि उनको लगेगा ई कहाँ लिखा है, क्योंकि सबके बुक में क्या लिखा है, हर किसी के बुक में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 लिखा है। तो आप बुक के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, इन्वेंट्री जब बैलेंस शीट में आप शो करने लगते हैं तो वहां पर लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट को इंक्लूड करके लिखा जाता है। बैलेंस शीट बनाते समय इन्वेंट्री को दिखाते समय लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट को जोड़ करके इन्वेंट्री में दिखाया जाता है। लेकिन जब आप अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे तो इन्वेंट्री में से हमेशा लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट को अलग रखेंगे, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। अगर आपके क्वेश्चन में लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स की इंफॉर्मेशन दिया है तो आप इन्वेंट्री में जोड़िएगा नहीं, बल्कि उसको छोड़ दीजिएगा। अगर कहीं इंक्लूडेड बोल रखा है तो उसको माइनस कर दीजिएगा, तब आप एवरेज इन्वेंट्री निकालिएगा तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। बोलिए, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा क्या? एवरेज इन्वेंट्री से होगा क्या? अगर आपको ये दोनों निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चल के हम लोग देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, उसका फार्मूला कैसे बनता है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तभी आप लोग इसको नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट करिए।